नमस्कार आप सभी को। आज आपके सामने मैं फिर से लाइव आई हूँ अपने एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो एंथ्रो से यूजीसी नेट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं उनके लिए फिर से एक कंटेंट लेकर आई हूँ। कंटेंट शुरू करने से पहले मैं आप सबको पहले तो आज अपना रक्तदान दिवस है उसकी बधाई देना चाहूँगी और आप सबसे यही कहूँगी कि जो रक्तदान करते हैं उनको हैट्स ऑफ, और जो कर सकते हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आपकी एक कोशिश किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो एक छोटी सी कोशिश से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना रक्तदान करें, जितना हो सके। आज मुझसे ना एक ऐसी मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग छोटे थे तो जब हम लोग ये सब ब्लड और ये सब कोई जानकारी नहीं थी, तो मुझे ध्यान है मैंने उस समय एक मूवी देखी थी। अगर शायद मैं गलत ना हो तो उस मूवी का नाम था अमर अकबर एंथनी। उस मूवी में मैंने देखा था कि कैसे मतलब एक इंसान को 3 लोग, मतलब एक माँ होती है उसको 3 बेटे अमर अकबर एंथनी अलग अलग बेड पे लेट कर ना उसको डायरेक्ट ब्लड दे रहे होते थे। उस समय लगता था कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, ऐसे ब्लड देते हैं। तो बट बाद में जब धीरे धीरे साइंस पढ़ने लगे, जब साइंस के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, तब समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट ब्लड नहीं दिया जाता है। तो बॉलीवुड ना कभी कभी साइंस की धज्जियाँ उड़ा देता है और साइंस कभी कभी बॉलीवुड की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो साइंस से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइव सुनने के लिए। अभी आज जैसे मैं बात कर रही थी कि हम लोग साइंस को लेके बोलते हैं कि साइंस ना एक्चुअली हमें लॉजिकल थिंकिंग कि कैसे हम लॉजिकल सोचें इसके बारे में हमें एक वे दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। ऐसे ही मैं कहूँ कि साइंस ने सोशल साइंस वालों को भी राह दिखाई, मैं कहूँ एंथ्रोपोलॉजी वालों को राह दिखाई कि हम साइंस से कैसे अपनी सोसाइटी को समझ सकते हैं। आज मैं जिन सब्जेक्ट के जिस कंटेंट के बारे में बात करने आई हूँ वो कहीं ना कहीं इसी से मिलती जुलता एक पर्सपेक्टिव है। आज मैं एक एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट जो एंथ्रोपोलॉजी कि जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो हम उसमें कहीं थिंकर्स स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते हैं कि क्या कैसे एंथ्रोपोलॉजी या कैसे हमारे पर्सपेक्टिव्स डेवलप हुए, कैसे हमारे थिंकर्स ने हमारे कल्चर है। तो ये सारी चीज़ें हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आज उसी का एक एंथ्रोपोलॉजी का हम व्यू जैसे कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट के नाम से हम जानते हैं, तो उसका पहला स्कूल ऑफ के बारे में आज हम पढ़ने आए हैं। आज जैसे भी मैं बात कर रही थी कि साइंस ने कैसे सोशल साइंस को राह दिखाई, वो चीज़ कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी के साथ हुआ। साइंस में उस समय एक कॉन्सेप्ट आया था जिसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था, या कहूँ मैं बताया था, ओरिजिन, मतलब थ्योरी ऑफ ओरिजिन के बारे में। आप सब ने या माइट भी काफ़ी लोगों ने जो साइंस के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 8th तक भी साइंस पढ़ी होगी, उन्होंने ये जानते होंगे कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ये चार्ल्स डार्विन ने उस समय दिया था। उनकी इस थ्योरी से जिस पे उन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, इन सब जो उन्होंने थ्योरी ऑफ ओरिजिन में दिया था, इन सब से एक कॉन्सेप्ट उठाया गया था एवोल्यूशनरी स्कूल वालों ने। उन्होंने वहाँ से एक टर्म उठाया, वहाँ से कहूँ कि उन्होंने सीख ली, उन्होंने समझा कि जैसे वो बताते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है वैसे ही हमारे कल्चर का भी एवोल्यूशन हुआ है। ये बात थी, या ये मैं कहूँ ये उस समय टाइम था 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ का, जिस समय ये एक कॉन्सेप्ट हमारा एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट का इवॉल्व हुआ। उस समय एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट साइमल्टेनियसली डेवलप हुआ, यानी कि जैसे कहूँ कि 3 कैटेगरीज में अलग अलग ये डेवलप हुआ। वो 3 कैटेगरीज क्या थी? ब्रिटेन यानी ब्रिटिश, अमेरिकन और जर्मन। उस समय काफ़ी सारे थिंकर्स थे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया था, जैसे कि टाइलर हो गए, मैक्लेनन हो गए, मेन हो गए, बेशियन हो गए, मॉर्गन, काफ़ी सारे लोग थे। आप सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।
आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो हमारे एंथ्रो के स्टूडेंट्स हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने विषय लिया है, तो उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो प्लीज़ आप जो सुन रहे हैं इसको लाइक और शेयर कर दें। आते हैं अपने विषय पे कि जो हमारा एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या कहता था कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, हमारा कल्चर है, ये एक डेवलपमेंट फेज से गुजरता है, यानी एक सीक्वेंसेस का डेवलपमेंट हुआ है। एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आया, प्रोग्रेसिव चेंजेस हुए हैं, यानी कि मैं कहूँ कि अगर एक फेज़ के बाद जो दूसरा फेज़ आया वो उससे भी बेटर आया, प्रोग्रेसिव वे में आया। उनका एक फेज़ क्या था कि सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ आए, या कहें होमोजेनाइटी से हम हेट्रोजेनाइटी की तरफ आए, और इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ आए। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था। उनका एक मानना था, एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स थे, उनका मानना क्या था कि जो भी एवोल्यूशन हुआ है, हमारी कल्चर में जो एवोल्यूशन हुआ है वो यूनिलीनियर सीक्वेंस में हुआ है। यूनिलीनियर कहें यानी कि एक वे में, एक सीधी राह में सीक्वेंस हुआ है, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा आया, दूसरे से तीसरा आया। ऐसे नहीं आया कि पहले से हम तीसरे में जंप कर गए, एक के बाद एक स्टेप आए। और जब ये यूनिलीनियर सीक्वेंस हुआ, ये किस वजह से हुआ, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ किया है, जिसे हम कहेंगे, एक टर्म यूज़ किया है, वो टर्म था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। उनका मानना था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को अगर हम एक सिंपल भाषा में समझे, उसका मतलब था कि जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, साइकिक यानी एक साइकोलॉजिकल वर्ड से लिया गया है, साइकिक, जो हमारी सोचने की क्षमता होती है एक ह्यूमन बीइंग की, वो सब एक जैसी होती है। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड यानी हमारी सोचने की क्षमता एक जैसी है। इसी वजह से ये सारे जो इन्वेंशंस हुए या हमारा जो कल्चर इवॉल्व हुआ वो एक वे में हुआ, क्योंकि हम सब ने एक जैसा ही सोचा। उन्होंने बताया कि जो ये सीक्वेंस में एवोल्यूशन हुआ है वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में गया। तो उनके जो एथनिकल पीरियड थे कि कैसे ये एवोल्यूशन हुआ कल्चर का, उन्होंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा। उनका मानना था कि सबसे पहले सेवेजरी आई, सेवेजरी से हम बार्बरिज्म में गए, और बार्बरिज्म के बाद हम लोग पहुँचे हैं सिविलाइजेशन में, यानी कि जो हमारा करंट फेज चल रहा है, हम सिविलाइजेशन में पहुँचे। ये 3 हमारे फेजेस रहे हैं कल्चर एवोल्यूशन के। बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने सिर्फ ह्यूमन कल्चर को नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी भी पढ़ाई की, जैसे मैरिज कैसे इवॉल्व हुआ, पहले मैरिज कैसे होती थी, अब कैसे होती है, फैमिली के बारे में पढ़ा, किनशिप और लॉ के बारे में पढ़ा कि पहले कैसे था, अब कैसे हुआ, कैसे फेजेस चेंज हुए, इन सब के बारे में पढ़ा। जो एवोल्यूशनरी थिंकर थे वो कोई ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, बट उनका जो क्रिटिकल माइंड था, जो सोचने की क्षमता थी, उसकी वजह से उन्होंने सेकेंडरी सोर्सेज से भी काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट किया और एक नई थ्योरी वो लोग दे पाए। उस समय सबसे पहले मैं कहूँ, जो एवोल्यूशनरी, हम बार बार इस टर्म का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले ये टर्म, एवोल्यूशन टर्म, सर हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर भी कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। उन्होंने उस समय एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने उस चीज़ में ये बताया था कि हमारा एवोल्यूशन कैसे आता है, कैसे चेंज होता है, यानी पहले इंडेफिनेट होगा, इनकोहेरेंट होगा, होमोजेनाइटी होगी, और ये किस तरफ मूव करेगा, डेफिनेट की तरफ, हेट्रोजेनाइटी की तरफ और कोहेरेंट की तरफ। उनका मानना था कि जो ये प्रोसेसेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, यानी पहले के जो लोग थे वो बहुत सिंपल थे, आपके जो लोग हो गए वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। पहले की चीज़ें बहुत अनडिफ्रेंशिएटेड थी, अब वो डिफ्रेंशिएटेड की तरफ मूव कर गए। पहले काफ़ी चीज़ें या कल्चर या इंस्टीट्यूशन होमोजेनस थे और अब वो हेट्रोजेनस हो गए। ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था। उसमें टाइलर भी आए, ईवी टाइलर भी जैसे कहते हैं कि एक ग्रेटेस्ट पाइनियर रहे हैं एवोल्यूशनरी स्कूल के। उन्होंने उस समय 1884 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी का सेपरेट डिसिप्लिन खोलने की भी उन्होंने एक अपील की, या कहें कि उन्होंने कोशिश करी थी कि एंथ्रोपोलॉजी का एक अलग डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट होना चाहिए। मेरे साथ जो अभी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज हम एवोल्यूशनरी स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने एवोल्यूशनरी स्कूल के बारे में बताया। ये उस समय जो 19वीं सेंचुरी, जैसे मैंने बोला, ये एवोल्यूशनरी स्कूल आया, उस समय इनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। क्रिटिसाइज़ किसने किया? डिफ्यूजनिस्ट ने, कल्चरल रिलेटिविस्ट ने, इन सब ने इनको
क्रिटिसाइज किया किस बेसिस पे, क्योंकि जब बार बार ये लोग कहते थे कि लोगों की एक जैसे सोचने की क्षमता है और यूनिलीनियर पैटर्न से जो ये कल्चर इवॉल्व हुआ है, इस बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। एवोल्यूशनरी स्कूल को आगे फिर फर्दर रिवाइज्ड भी किया गया, और रिवाइज किसने किया? लेस्ले वाइट ने, स्टीवर्ट ने, चाइल्ड ने, इन सब ने इनको थोड़ा और एक कहते हैं मॉडर्न वे में थोड़ा सा लेकर गए। उस समय इन्होंने काफ़ी स्टीवर्ट ने मल्टीलिनियर अप्रोच दिया, ये सब सेहलेन, सर्विस, ये सब आगे फर्दर इन्होंने चीज़ों को रिवाइव किया। और 20th सेंचुरी में जब इसको रिवाइव किया गया या इसको और अच्छे पैटर्न में बताया गया, तो उस समय जो एक स्कूल ऑफ थॉट बना या कहें कि नई कैटेगरी आई, उस समय इसको न्यू या मॉडर्न एवोल्यूशनिस्ट कहा गया, क्योंकि ये पहले वाले से कुछ बेहतर था। इस बेसिस पे क्लासेस, जैसे हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी स्कूल को दो भाग में बांटा गया। एक आता है क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट और एक आता है नियो एवोल्यूशनिस्ट। आज हम जिस बारे में बात करने आए हैं वो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, यानी कि पहले वेव जो शुरू हुई है उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट को भी अपने आगे 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। वो 3 कैटेगरीज क्या थी? ब्रिटिश, अमेरिकन और जर्मन। इनको इन 3 कैटेगरीज में इसलिए बांटा गया क्योंकि थिंकर्स यहाँ के थे, इन्होंने अलग अलग कुछ थॉट्स दिए, इसलिए इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया। ऐसे ही नियो एवोल्यूशनिस्ट को भी ब्रिटिश और अमेरिकन में बांटा गया। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी क्लासिकल एवोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं आज, उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। जो थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया वो एवोल्यूशनरी स्कूल के बारे में बताया। ये जो बार बार मैं टर्म बोल रही हूँ एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन, ये पहले जान लेते हैं एवोल्यूशन ये वर्ड क्या होता है। एवोल्यूशन एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में समझे तो एवोल्यूशन क्या होता है कि एक प्रोसेस, एक क्रिया होती है जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स डेवलप होते हैं, यानी एक फेज से यानी एक स्टेज से दूसरा स्टेज आता है। ऐसे ही ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में एवोल्यूशन यानी कि प्रोसेस डेवलप होते चलते हैं। ये चीज़ें जिसमें क्या होती हैं कि कॉम्प्लेक्स से, मतलब हम सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ये एवोल्यूशन हमेशा स्टेज आफ्टर स्टेज या कहें पीरियड आफ्टर पीरियड ही आता है, यानी एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। उस वक्त एवोल्यूशनिस्ट ने एवोल्यूशन के जो फेज़ है या समझने का तरीका है या पढ़ने का तरीका है, इसको एज अ मेथोडोलॉजी यूज़ किया था हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को पढ़ने के लिए या कहें समझने के लिए। इसको एज अ अप्रोच उन्होंने यूज़ किया था। हमारा जो एवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन है, आप इसको दोनों कंडीशन में पढ़ सकते हैं। जैसे आप बायोलॉजिकल भी इसको पढ़ सकते हैं और इसको कल्चरल भी पढ़ सकते हैं, बट हम सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, एंथ्रो के स्टूडेंट हैं, तो हम इसको थोड़ा कल्चरल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। कल्चरल एवोल्यूशन क्या होता है? जैसे मैंने बोला एवोल्यूशन दोनों में अप्लाइड होता है, बायोलॉजिकल भी और कल्चरल भी। कल्चरल एवोल्यूशन क्या होता है कि कल्चरल एवोल्यूशन बोला गया, जैसे डिफाइन किया गया है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट सक्सेसिव फॉर्म्स आते हैं, यानी कि लेयर्स आएंगी, यानी एक फेज से दूसरा फेज आएगा। इसे हमने कल्चर ऑफ मैनकाइंड यानी ह्यूमन कल्चर को पढ़ने के लिए इसको हमने यूज़ किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी, एक अजम्पशंस रहते हैं कि इनका क्या मानना रहता है एवोल्यूशन का, कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कल्चरल पैरेलल और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर एक जगह कुछ डेवलप हुआ या कोई कल्चर बना है या कोई फेज चल रहा है, वैसा ही सेम दूसरी जगह भी पाया जाएगा, दोनों में सिमिलैरिटीज़ रहेंगी। ये सिमिलैरिटीज़ क्यों रहेंगी? इन्होंने दूसरा रीज़न इसको दिया, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोगों का एक जैसा सोचना है, इस वजह से ईस्ट में भी वही चीज़ें मिलेंगी, वेस्ट में भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें एक जैसी देखी गई हैं वो इसकी वजह से ही देखी गई हैं। इन्होंने उस समय जैसे एक एवोल्यूशन में टर्म आता है जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। जैसे हम एवोल्यूशन को 2 पार्ट्स में या 2 टाइप्स का हम पढ़ते हैं, एक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट जैसे कहते हैं कि सेम एंसेस्टर्स पहले रहे होंगे, उनसे 2 अलग अलग कैटेगरीज इवॉल्व हो गई, या कोई 2 ऐसे स्पीशीज़ होंगे जिनके फीचर्स एक जैसे होंगे। तो जो ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की बात है, इसको कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट ने इतना बॉदर नहीं किया। बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, डिफरेंस जान लेते हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहता है कि जो एक प्रोसेस चलता है वो स्पीशीज़ में, वो सारे स्पीशीज़ आपस में जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, और उसमें डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट अपना एवोल्यूशन होता है।
बट कल्चरल एवोल्यूशन क्या कहते हैं कि जो सिमिलैरिटीज़ जो कल्चर्स में पाई गई हैं वो जेनेटिकली रिलेट नहीं होते हैं, उन्होंने अपना पैरेलल सीक्वेंस को फॉलो किया है, उनके लिए डाइवर्जन डजेंट मैटर, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, सिमिलैरिटीज़ इन सेंस में कहूँ कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और कल्चरल एवोल्यूशन कहते हैं कि जो भी फेज़ आता है, जैसे मैंने बताया ना एवोल्यूशन मीन्स एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो जो स्टेज डेवलप होके बनता जाता है वो पहले वाले से बेहतर होता है, सुपीरियर होता है और वो उससे ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये दोनों चीज़ें यानी आपको बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में भी मिलेंगी और कल्चरल एवोल्यूशन में भी मिलेंगी। इसका कुछ एक बेसिक जैसे कहते हैं कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, समझने का तरीका होता है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के बारे में जान लेते हैं। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म जो उस समय शुरू हुआ, जिसे कहते हैं कि इट वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंकर जिन्होंने ये इस क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को स्टार्ट किया। उनका मानना था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो सिविलाइज सोसाइटीज़ की एंसेस्टर्स माने जाते हैं। उनका जैसे कहते हैं कि एक क्रिटिकल माइंड था, एनालिसिस उनकी करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। उनके इस ब्रेन की वजह से आज हम ये कल्चरल और ये सब एवोल्यूशन के बारे में पढ़ पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उस समय कोई रिटन डेटा नहीं होता था, रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। उस समय कैसे जो ये एवोल्यूशनरी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है, उस समय कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, तो उन्होंने अपने कैसे क्रिटिकल माइंड की क्षमता से उन्होंने इस नॉलेज को फिलअप किया और उन्होंने बताया कि कैसे ये हमारा ह्यूमन कल्चर इवॉल्व हुआ। उन्होंने उस समय मेथड यूज़ किया, हिस्टोरिकल मेथड को यूज़ किया कि अपने हिस्ट्री से पढ़ने की कोशिश करी। इन्होंने चीज़ों को कंपेयर किया यानी कि कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया। तो ये दो बेसिक जो कहते हैं मेथडोलॉजी, हिस्टोरिकल मेथड और कंपैरेटिव मेथड, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया। जैसे मैं बार बार बता रही थी कि उन्होंने डिफ्यूजन को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया, उनके लिए डिफ्यूजन एकदम कन्विंसिंग नहीं रहता था। कल्चरल पैरेललिज्म बार बार वो यही बोलते थे कि जो भी कल्चर अलग अलग इवॉल्व हुए हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, वो सब हमारी एक जैसे सोचने की क्षमता की वजह से होती है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। जैसे उन्होंने बताया कि जो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ वो साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ वेस्ट एशिया में और अमेरिका में एक ही समय पे इन्वेंट हुआ। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो यूज़ ऑफ ज़ीरो शुरू हुआ वो हिंद यानी कि इंडियन इधर फेज़ में, बेबीलोनिया में, माया कल्चर में एक साथ ही इन्वेंट हुआ और यूज़ होना शुरू हुआ। ऐसे ही इन्वेंशन ऑफ पेपर या मैं कहूँ प्रिंटिंग, ये सब ईस्ट में और वेस्ट में एक ही टाइम पे इन्वेंट हुई। तो उन्होंने इस चीज़ को एक एज अ एग्जाम्पल या बेस लेकर इसको यूज़ किया कि ये जो सारी चीज़ें हैं जब डिफरेंट जगह पे एक ही समय पे इवॉल्व हो रही हैं या बन रही हैं, तो ये किस वजह से हैं? ये एक जैसे सोचने की वजह से यानी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की ही वजह से इसमें डेवलप हुई हैं या आई हैं। यूनिलीनियर एवोल्यूशनिज्म के कुछ फीचर्स हैं, जैसे उसको समझ लेते कि ये क्या था, इसमें क्या बताया गया। पहली चीज़ जो उन्होंने बोला कि ह्यूमन कल्चर यूनिलीनियर सीक्वेंस से पास हुआ, यानी कि एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आया, एक फेज़ में फॉलो हुआ। इसका डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कैसे था कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गए हैं, सिमिलैरिटी से हम डिसिमिलैरिटी की तरफ बढ़े हैं, इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ बढ़े हैं। इसमें जो उन्होंने मेथड यूज़ किया, जैसे मैंने पहले भी बताया, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया। इसमें सिमिलैरिटीज़ क्यों आई? क्योंकि उन्होंने बताया कि साइकिक यूनिटी की वजह से आया और पैरेलल इन्वेंशन की वजह से आया। इनके लिए कल्चरल डाइवर्सिटी डजेंट मैटर, कोई सिग्निफिकेंट प्लेस नहीं था कल्चरल डाइवर्सिटी का। और उन्होंने बोला था कि जो ये चेंजेस हैं, जो हम प्रिमिटिव स्टेज जो हमें आज भी कहीं देखने को मिल जाता है, वो उन्होंने बताया कि वो कहीं ना कहीं आपको उसके पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे। वो इसको एक टर्म दिया उन्होंने सर्वाइवल का टर्म, कि वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब आते हैं, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट में क्या बताया गया, कैसे बताया गया। जैसे मैंने बताया एवोल्यूशनरी स्कूल दो पार्ट्स में बांटा गया, क्लासिकल और नियो। जान लेते हैं क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में क्या बताया गया। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में भी उन्होंने एवोल्यूशनरी स्कीम को, एवोल्यूशन पैटर्न को अपना एज अ मेथडोलॉजी यूज़ किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जो कल्चर इवॉल्व हुआ है वो 3 फेज से गुजर के गया है, यानी कि सेवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन। ईबी टाइलर ने तो इस चीज़ को फेज़ को एक्सेप्ट किया, मॉर्गन ने तो इसको और फर्दर डिवाइड कर दिया था कि जो सेवेजरी है, बार्बरिज्म है, ये और 3 फेजेस में डिवाइड होता है।
बट मॉडर्न डे के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये सैवेजरी और बार्बरिज्म वर्ड से थोड़ी सी आपत्ति जताई थी। बाकी लोग मानते हैं कि क्लासिकल एवोल्यूशन में जो यूनिलीनियर अप्रोच यानी कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आना है, इसके द्वारा इन्होंने इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, इन सब को पढ़ने की कोशिश की। तो ये था हमारा क्लासिकल एवोल्यूशनरी या मैं कहूँ एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट। इसमें इनको 3 कैटेगरीज से बताया कि क्लासिकल को 3 और फर्दर कैटेगरी में बांटा गया, ब्रिटिश, अमेरिकन और जर्मन। ब्रिटिश, अमेरिकन, जर्मन इसलिए बांटा गया क्योंकि उस समय के वो थिंकर्स थे जिन्होंने इसमें कुछ ना कुछ योगदान दिया। तो हम जान लेते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ एवोल्यूशनरी स्कूल के बारे में। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट थिंकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं जो आए थे, वो थे E.B. टायलर यानी कि एडवर्ड बर्नेट टायलर। उस समय इन्होंने एक बुक लिखी थी एना हॉक 1861 में। इस बुक में इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में बात किया। उस समय इन्होंने मेक्सिको की कल्चरल हिस्ट्री को पढ़ के एवोल्यूशन के बारे में बताया और उन्होंने एक जैसे कहते हैं कंक्लूजन पाया। उन्होंने बोला कि हम प्रिमिटिव सोसाइटी से ही सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ आए हैं। और उन्होंने जैसे कहते हैं उनका एक फेज़ रहा है 1832 से 1917 तक। उन्होंने फिर एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये 1865 में आई थी। इसमें भी इन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात किया है। कैसे इन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं प्रिमिटिव और सिविलाइज्ड पीपल में, जो प्रोग्रेस हुआ है उसके डिफरेंसेस को इसके बारे में इसमें बताया है। आप सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत में। उनका भी यही मानना था कि यूनिलीनियर सीक्वेंस से हमारा कल्चर इवॉल्व हुआ है, और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनीज़ और भी काफ़ी इन्होंने ट्राइबल्स के कंडीशंस बताया कि उन्होंने कैसे ये यूनिलीनियर सीक्वेंस में डेवलप हुए हैं। उन्होंने एक वर्क जैसे मैं कहूँ लिखा था, एक था प्रिमिटिव कल्चर, जो 1871 में आया था। उस समय का ये जैसे कहते हैं ना एक फोरमोस्ट में एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिकल वर्क इसे कंसिडर किया गया था, एंड इट वाज मार्क्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक स्टडी। उस समय इन्होंने बताया था कि कैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी अपना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था कि 2 वर्ड का उसमें उन्होंने खास तौर से यूज़ किया था। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवल और एनिमिज्म की बात की थी। E.B. टायलर ने बेसिकली कल्चर की बहुत एक अच्छी डेफिनेशन, एक जैसे कहते हैं क्लासिकल डेफिनेशन उन्होंने दी थी। उनका मानना था कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्होंने इसमें ओरिजिन ऑफ कल्चर या प्रिमिटिव का कैसे रिलीजन रहा है इसके बारे में उन्होंने काफ़ी स्टडी करी है इसमें, और कैसे हमारी सोसाइटी स्टेजेस बाय स्टेजेस पास ऑन होती है इसके बारे में बताया, और सिमिलर थिंकिंग पैटर्न के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने अपने इस प्रिमिटिव कल्चर बुक में बताया। उन्होंने रिलीजन की एक स्पेसिफिक उन्होंने डेफिनेशन दी, और उसमें एक वर्ड उन्होंने 2-3 वर्ड्स बहुत अच्छे से कॉइन किए जिसके बारे में उन्होंने बताया, जैसे कि एक एनिमिज्म जैसे जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ। एनिमिज्म यानी कि हम सोल वर्शिप के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने जैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे किया था कि उनका मानना था कि हम एनिमिज्म से हम मोनोथीज़म तक आए हैं। इसको समझ लेते, जैसे उनका कहना था कि जो प्रिमिटिव पीपल थे वो पहले सोल वर्शिप करते थे। एनिमिज्म उसको नाम दिया, एनिमा मीन्स सोल। लोग पहले सोल वर्शिप करते थे। इस सोल वर्शिप से हम नेक्स्ट फेज़ में कैसे पहुँचे, हमने एंसेस्टर यानी अपने पूर्वजों की जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनकी पूजा करना हम शुरू कर देते थे। इस एंसेस्टर वर्शिप से हम पॉलीथीज़म में आए। पॉलीथीज़म यानी ऐसे कि हम बहुत सारे लोगों की पूजा करने लग गए थे। पॉलीथीज़म से फिर नेक्स्ट फेज़ क्या आया, मोनोथीज़म, यानी कि अब क्या कंडीशन है, अब हम सिर्फ किसी एक ही सुपर पावर को पूजते हैं। तो उनका ये एक फेज़ जो बहुत फेमस हुआ था, जो एक उन्होंने रिलीजन के उसमें बताया था कि कैसे हम एनिमिज्म से मोनोथीज़म के एक फेज़ में आए हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इवन इन्होंने 2 टाइप के सोल के बारे में भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि 2 टाइप के सोल्स होते हैं, एक बॉडी सोल और एक घोस्ट सोल। और भी काफ़ी वर्ड्स के बारे में इन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया, जैसे मीन्स, बेनोवेलेंट, स्पिरिट पोजीशन, और मैं कहूँ फेटिसिज्म के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर इनकी एक चौथी बुक आई थी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, 1881 में। इन्होंने भी इसमें कैसे हमारा मैनकाइंड का हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ है,
सिविलाइजेशन फेज कैसे आया इसके बारे में बहुत अच्छे से बात की। फिर 1889 में इन्होंने एक एस्से लिखा था, अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें इन्होंने मैरिज सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे मोस्ट मैरिटल रेजिडेंस, इन लॉ अवॉइडेंस, ये कैसे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और कैसे मैट्रीनिलियनिटी से पेट्रीनिलियल तक हम पहुँचे, यानी कि जो अब हम कहते हैं पितृसत्ता चलता है तो इससे पहले मातृसत्ता था, तो यानी कैसे मैट्रीनिलियल से हम कैसे पेट्रीनिलियन में आए हैं, इसके बारे में बात की है इन्होंने। E.B. टाइलर इटसेल्फ इज़ एन आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने कभी फील्ड वर्क नहीं किया, उन्होंने हमेशा दूसरों के डेटा पे वो डिपेंडेंट रहे हैं, चाहे वो मिशनरीज़ के द्वारा मिला हो, चाहे वो एक्सप्लोरर्स हों जिनके द्वारा एंशिएंट टेक्स्ट हो, उन सब से इन्होंने अपना डेटा उठा के ये सारी चीज़ें बताई हैं। 1917 में इनका देहांत हो गया था, और उस समय, या मैं कहूँ उस पीरियड में, इन्होंने इतना अच्छा काम कर लिया था कि इनको कुछ टाइटल से नवाजा गया था। वो टाइटल जैसे हम कह सकते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, या फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव एथनोलॉजी, इन सब टर्म से इनको उस समय नवाजा गया था। आगे बात करें, ये हो गया E.B. टाइलर के बारे में। फिर आए थे ब्रिटिश में ही दूसरे थिंकर थे R.R. मारेट। इनका फेज रहा 1866 से 1943 तक। R.R. मारेट खुद टाइलर के स्टूडेंट रहे थे। इन्होंने भी इनके काम को ही काफ़ी आगे बढ़ाया था, और उस समय इन्होंने रिलीजन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, और एक अपनी इनकी बुक आई थी जो काफ़ी फेमस हुई थी, वो बुक थी द थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन। इन्होंने प्रिमिटिव रिलीजन को लेके काफ़ी वर्क किया, और उस समय एक टर्म इन्होंने दिया था एनिमेटिज्म। ये सब टर्म्स अक्सर UGC नेट में पूछे भी जाते हैं कि एनिमिज्म क्या होता है, एनिमेटिज्म क्या होता है, या ये वर्ड किसने दिया है, तो ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एनिमेटिज्म यानी कि उनका मानना था कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं, उनमें भी कोई एक ऐसी पावर होती है जिसको वो लोग पूजा करते थे। उसके बाद आए आपके नेक्स्ट थिंकर ब्रिटिश में, वो थे हेनरी समर मेन। इनका फेज रहा है 1822 से 1880 तक। ये खुद एक ज्यूरिस्ट थे, हिस्टोरियन थे। इन्होंने उस समय एक बुक लिखी थी एंशिएंट लॉ, जो काफ़ी फेमस हुई थी। इन्होंने उस समय के लॉ कैसे चेंज होता है, सीरीज़ कैसे आती हैं स्टेजेस में, कि कैसे सिविल लॉ से क्रिमिनल लॉ में आया है, इस चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से इस बुक में बताया था। इसके अलावा उन्होंने और भी बुक्स लिखी थी, जैसे विलेज कम्युनिटी इन ईस्ट एंड वेस्ट, या मैं अर्ली लॉ एंड कस्टम्स। ये काफ़ी इनका मानना था कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट थिंकर पे। नेक्स्ट थिंकर आए जॉन एफ मैक्लेनन। इनका फेज था 1827 से 1881 तक। ये खुद एक स्कॉटिश एथनोलॉजिस्ट थे, लॉयर थे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी जो थिंकर्स आए वो ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, वो कुछ ना कुछ अलग प्रोफेशन के थे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को आगे बढ़ाया, या एंथ्रोपोलॉजी की थिंकिंग्स या और चीज़ों कॉन्सेप्ट्स के बारे में उन्होंने बताया। तो जो मैक्लेलन थे उनका भी यही मानना था कि कैसे एवोल्यूशन हुआ। उन्होंने बताया कि पहले मैट्रिनियल सोसाइटी थी, फीमेल की जनसंख्या बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड होने लग गया। फिर एक टाइम ये हो गया कि विमेन की स्कैरसिटी, यानी कि विमेंस की कमी होने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्राइड कैप्चर, यानी दुल्हनों को उठा के ले जाने लग गए। पॉलीएंड्री उसी के बाद आया। पॉलीएंड्री मतलब जो एंथ्रो के स्टूडेंट नहीं हैं, मैं उनको समझा देती हूँ। पॉलीएंड्री यानी कि बहुविवाह। बहुविवाह भी यानी कि एक महिला के एक से ज़्यादा पुरुषों से जब विवाह होता है वो पॉलीएंड्री कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं अपने इंडियन कल्चर में, जैसे कि द्रौपदी का एग्जाम्पल। द्रौपदी का पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल, जैसे हम उसको एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म में कहते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल वर्ड यानी कि एक ही वंशज से, एक ही सिबलिंग से जिसकी अगर महिला की शादी होती है, विवाह होता है, उसको हम फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं। और अगर सिर्फ पॉलीएंड्री वर्ड होता है तो उसका मतलब होता है कि अगर एक महिला का विवाह एक किसी से पुरुष से हुआ है तो वो किसी और दूसरे पुरुष से जब होगा तो वो भाई नहीं होंगे, आपस में वो सिबलिंग्स नहीं होंगे, लिंक्ड नहीं होंगे। ये काफ़ी कल्चर आपको देखने को ट्राइब्स में भी मिल जाएगा, जैसे टोडा में नायर्स हैं साउथ के, या किन्नूर हैं हिमाचल के। आपको इन सब में ये पॉलीएंड्री ट्रेंड आपको ये सब देखने को मिल सकता है। और यही अगर मैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री की बात करूं तो खासा में जो देहरादून में है उनमें ये
आपको देखने को ये पैटर्न मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही उन्होंने बताया कि मैक्लेलन ने कैसे बताया कि मैट्रिलिनियल से हम कैसे पॉलीएंड्री का फेस हमने ट्रैवल किया है। उन्होंने प्रिमिटिव मैरिज पे बहुत अच्छा उन्होंने स्टडी करी है। फिर आए लास्ट में अपने जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। इनका फेज रहा 1854 से 1941 तक। ये भी एक आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी जो कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, बट इनके जो स्टेटमेंट थे थ्योरेटिकल, वो बहुत क्लियर नहीं थे। उनका भी यही मानना था कि जो एवोल्यूशन हुआ है वह साइकिक यूनिटी मैनकाइंड की वजह से हुआ है। इन्होंने जो एक अलग काम दिया वो था कि इन्होंने जो फेजेस बताए हैं, वो फेजेस बताए हैं कि कैसे अपना एवोल्यूशन हुआ है। वो 3 फेजेस इन्होंने बताए जो इनके काफ़ी फेमस हुए थे। इनका मानना था कि सबसे पहले मैजिक आया, मैजिक से हम रिलीजन की तरफ गए और रिलीजन से हम साइंस की तरफ आए हैं। मैजिक, रिलीजन, साइंस, ये इनका फेज बहुत फेमस हुआ था। उन्होंने टोटम और टैबू पे भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा। उनकी एक फेमस बहुत बुक आई थी, वो थी गोल्डन बॉग, जो 1890 में आई थी। उन्होंने उस समय उनका मानना था कि जो प्रिमिटिव लोग हैं उनको इतना कुछ जानकारी नहीं है साइंस के बारे में। वो पहले मैजिक करते थे, जादू टोना करते थे। जादू टोना से एक फेज़ कैसे आया कि जब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी, लोगों को चीज़ें समझ में आने लगी, तो यही मैजिशियन रिलीजन स्पेशलिस्ट में बदल गए। यानी वो एक मैजिक हमारे रिलीजन में जुड़ गया और वो रिलीजन आगे चल के अब क्या है, अब वो एक साइंटिफिक फेज़ में बदल गया है। तो ये थे कुछ हमारे ब्रिटिश थिंकर जिन्होंने एवोल्यूशनरी स्कूल के बारे में बताया। नेक्स्ट आया हमारा अमेरिकन। अमेरिकन में सिर्फ एक ही थिंकर थे जिनका नाम था लुइस हेनरी मॉर्गन। मॉर्गन ने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इनका फेज था 1818 से 1881 तक का। इन्होंने किनशिप और सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से काम किया, काफ़ी बताया। इन्होंने किनशिप को 2 कैटेगरीज में स्पेसिफिक बांटा था। वो किनशिप क्या थी, क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप। जो एंथ्रो के स्टूडेंट्स हैं अक्सर उन्हें ये कन्फ्यूजन हो जाता है क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप में। तो एक सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। क्लासिफिकेटरी सी इज इक्वल टू कॉमन, यानी कि कॉमन टर्म जहाँ यूज होते हैं किनशिप यानी कि रिश्तेदारों में। क्लास डिस्क्रिप्टिव डी यानी कि डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं रिश्तेदारी में। इसको एक एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं। जैसे हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारे इंडियन कल्चर में जैसे अगर हमारे फादर के ब्रदर होते हैं तो हम उन्हें चाचा कहते हैं, ताया या ताऊ जी कहते हैं। यही अगर मदर के माँ के भाई होते हैं तो हम उन्हें मामा कहते हैं। ऐसे ही हमने हर रिलेशन को अलग अलग डिफरेंट नाम दिया है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव किनशिप। क्लासिफिकेटरी किनशिप क्या, यानी कि जैसे आप बाहर के देशों में देखेंगे कि जब ये रिलेटिव्स होते हैं, जैसे अगर हमारे फादर के ब्रदर हैं या मदर के ब्रदर हैं, हम उनको अंकल ही कहते हैं, हम उन्हें एक ही नाम देते हैं, यानी कि कॉमन टर्म, यानी कि क्लासिफिकेटरी किनशिप। ये एक छोटी सी टेक्निक थी क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप को समझने के लिए। उन्होंने उस समय बताया कि कैसे सेक्सुअल प्रोमिस्क्विटी होती थी, यानी कि सेक्सुअल एक बिहेवियर रहता था कि किसी से भी सेक्स करने की आज़ादी रहती थी। उसके बाद वो कैसे चेंज होते होते हम मोनोगैमी में आए हैं, यानी हम किसी एक से ही विवाह कर सकते हैं। तो ये एक इन्होंने फेज़ बताया। उन्होंने बताया कि पहले क्या होता था, जो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी होती थी, यानी कि किसी से भी किसी का सेक्स रिलेशन हो जाता था, उस समय लोगों को ये पता नहीं चलता था कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फादर कौन है। उसकी वजह से धीरे धीरे इवॉल्व होके ब्रदर सिस्टर मैरिज की कंडीशंस आ गई, यानी भाई बहन में विवाह होना शुरू हुआ था। उसके बाद जब धीरे धीरे फेज डेवलप हुआ तो वो ग्रुप मैरिजेस में आ गया, ग्रुप मैरिजेस होने लग गई थी। और धीरे धीरे फिर ये चेंज हो गए आगे पॉलीएंड्री, और फिर उसके बाद पॉलीगैमस, उसके बाद फिर ये चीज़ें चेंज होके हमारी अब मोनोगैमस में आ गई। इसी फेज़ में वो बोलते हैं कि उस समय मैट्रिआर्कल सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ था। उन्होंने उस समय एक बुक लिखी थी एंशिएंट सोसाइटी, जो उनकी मैंने बताया काफ़ी फेमस हुई थी। इन्होंने ही आगे फर्दर सोसाइटी, जो मैं बार बार बता रही थी कि जो थिंकर्स बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी 3 फेजेस से गुजरी है, सेवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। इन्होंने सेवेजरी और बार्बरिज्म को भी आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में, लोअर, अपर, मिडल में डिवाइड किया था। टाइलर और मॉर्गन का लगभग काम सोचना एक जैसा ही था,
बट मॉर्गन ने एक स्पेसिफिक टर्म दिया था। जो कहते हैं ना कि ये लोग कहते थे, बार बार यही टर्म बोलते थे कि जो भी हमारे कल्चर में एवोल्यूशन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की वजह से हुआ है। मॉर्गन ने बस इसको एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया था, उसका टर्म का नाम था जर्म आइडियाज़। उनका मानना था कि दिमाग में ऐसे कुछ जर्म क्रिएट होते हैं, जर्म्स, उस जर्म्स की वजह से हम एक जैसा सोच पाते हैं। ये थे हमारे टाइलर मॉर्गन। फिर उसके बाद आए हमारे जर्मन पे। जर्मन में हमारे दो थिंकर्स आते हैं, एक बेशोफिन और एक बैशियन। बेशोफिन भी काफ़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं जो काफ़ी फेमस रहे अपने काम से। उनका भी यही मानना था कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी यूनिवर्सली रही है, और कैसे उनका भी, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया, वो भी यही कहते थे कि पहले सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी होती थी, पता नहीं चलता था कि उनका फादर कौन है। फिर धीरे धीरे विमेंस का वो एक रूल रहता था, उसकी वजह से कहीं एक समय ऐसा आया कि आदमियों को, या मैं कहूँ पुरुषों को, इस चीज़ में एक ईगरनेस आ गई कि अब हमें कंट्रोल करना चाहिए। उधर दूसरा पर्सपेक्टिव हुआ कि विमेंस को भी एक हेल्प चाहिए थी, तो उनको एक हस्बैंड चाहिए था जो ये सारी चीज़ों को संभाल सके। जब उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी पावर पुरुषों को दी, तो वो एक फेज डेवलप होता चला आ गया, और जिसकी वजह से अब ये पितृसत्ता डेवलप हो गया। तो ये उनका ऐसा विचार था। उन्होंने भी काफ़ी किनशिप, मैरिज पे, लॉ पे काम किया कि ताकि हम इन सब रिलेशंस को समझ सकें। ऐसे ही हमारे एडोल्फ बैशियन थे, जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। जो ये थिंकर्स हैं, ये जर्मन थिंकर थे। इनका भी वही मानना था, सेम फेस को ये भी कंटिन्यू लेकर चले कि कैसे कल्चर डेवलप हुए, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की वजह से एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए हैं। जो उनका भी यही मानना था कि इन्होंने डिफ्यूजन को इतना कंसिडर नहीं किया। डिफ्यूजन बोले यानी कि कल्चर एक जगह से दूसरी जगह इवॉल्व होता है, जाता है, माइग्रेट होता है। इन्होंने इन सब कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये था हमारा क्लासिकल एवोल्यूशनरी, या मैं कहूँ एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट। अब कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ चीज़ें बुराई भी लाते हैं, कुछ उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। इनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया अच्छे काम के बावजूद भी। जैसे इन्होंने बोला कि हम एक फेज़ के बाद, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में आते हैं। इनका जो सोचना था वो वन साइडेड था। दूसरा, इनको क्रिटिसाइज़ क्या किया कि जैसे बोलते कि जो सिमिलैरिटी हुई है साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की वजह से, इस चीज़ पे भी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। इनको बोला गया क्योंकि एक ही जोग्राफिकल एरिया में कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल गई थी। फिर उन्होंने बताया कि हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजरे हैं और यूनिलीनियर रहा, यानी एक के बाद दूसरे पे जंप हुए, दूसरे से तीसरे जंप हुए, बट ऐसा नहीं था। काफ़ी स्टेजेस ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ कल्चर ने एक स्टेज को स्किप किया। जैसे मैं ट्राइबल कल्चर की बात करूँ तो वो तो हंटर्स थे। हंटर्स ने अब आज के करंट फेज़ में आप देखेंगे कि आज भी काफ़ी ट्राइबल्स इंडस्ट्रियल स्टेज में पहुंच गए, यानी सिविलाइज स्टेज में पहुंच गए। उन्होंने बीच का बार्बरिज्म स्टेज अपना फेज़ जिया ही नहीं है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम अपने रिलीजन के कंटेक्स्ट में बात करें तो जैसे अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें अपने इंडियन सोसाइटी में, तो अगर रिलीजन, जैसे उनका क्या मानना था कि रिलीजन पहले एनिमिज्म हुआ, पॉलीथिज्म हुआ, फिर अब मोनोथिज्म जी रहे हैं। बट अगर हम इंडियन कल्चर और हिंदू सोसाइटी की बात करें तो वो आज भी पॉलीथिज्म फेज पे ही है। तो क्या वो सिविलाइज्ड नहीं है? ऐसा नहीं है। तो यानी कोई एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। दूसरा, इनको एक चीज़ पे और क्रिटिसाइज़ किया कि जैसे मैंने बताया ये आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने बैठे बैठाए सारा काम किया, ये लोग फील्ड वर्क पे नहीं गए। इस चीज़ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। दूसरा, इन्होंने जो डिफ्यूजन वर्ड को, माइग्रेशन वर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, इस चीज़ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। और लास्ट, इनको जो इन्होंने इन्वेंशन और इन सब के बारे में इन्होंने इनको कंसिडर नहीं किया, इस चीज़ पे भी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हम कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट हमारा माना जाता है। आई होप जो मेरे एंथ्रो के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे थे, उनको एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, एवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो इसका ही सेकंड पार्ट होगा, न्यू एवोल्यूशनिज्म। जैसे मैंने बताया था कि इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया था, तो आगे का पार्ट मैं जल्दी ही 2-3 दिन में आपको जल्दी ही इस न्यू एवोल्यूशनिज्म के बारे में बताऊंगी। जो उसके थिंकर्स रहे हैं, चार्ल्स स्टेवर्ट, मार्शल, इन सब के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे, बताएंगे कैसा क्या रहा है। यूजीसी नेट से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझ लीजिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
कि जैसे पूछ लेंगे कि आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है। मेरा लैपटॉप आज थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो मैं आपको वीडियो में दिखा देती। तो मैं ओरली आपको ही बता देती हूँ कि जैसे पूछते हैं आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसमें से कौन थे, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड किसने दिया था, ये मैं एकदम क्लियर कर देती हूँ। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, जो बार बार इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा था, ये एडोल्फ बैशियन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि ये एडोल्फ बैशियन ने दिया था। फिर पूछते हैं कि जो ये फेजेस आए हैं रिलीजन का, एनिमिज्म से मोनोथिज्म तक जो हम पहुँचे, ये किसने दिया, तो ये टाइलर ने दिया था। एक फिर उनसे पूछा जाता है कि इनको क्रिटिसाइज़ किसने किया था, तो डिफ्यूजनिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था। और पूछते हैं अमेरिकन एवोल्यूशनिस्ट कौन थे इसमें से फॉलोइंग में से, या ब्रिटिश एवोल्यूशनिस्ट कौन थे। तो ये चीज़ें जो यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते ही आते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मेरा यूट्यूब चैनल है इशदीप कौर के नाम से, तो अगर आपको और वीडियोज़ जानने हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इशदीप कौर के नाम से। नेक्स्ट मैं जल्दी आपसे फिर दोबारा मिलूँगी न्यू एवोल्यूशनिज्म कंटेक्स्ट को लेकर। उसके बाद फिर आगे जाने से पहले मैं आप सबसे बोलना यही चाहूँगी कि हिंदुस्तान अपने घर में रहें, ध्यान रखें इस कोरोना वायरस में, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए इस फेज़ को आराम से जिएं और खूब सारा अपना घर पे रह के अपने काम को आगे बढ़ाएं। जो यूजीसी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी, खूब सारी पढ़ाई करिए और खूब सारे ऐसे वीडियो देख के नॉलेज गेन अप करते रहिए। जय हिंद।